बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, उनसे आपको मिला दूं। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी तो हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संदीप पौराणिक साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पूर्व महापौर भोपाल के आलोक शर्मा साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आलोक शर्मा जी जिस तरह से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता इसके लिए पसीना बहाते रहे, वो भी उनका मैं देख रहा हूं कि सुबह तैयारी तो बीते 10-15 दिनों की है, लेकिन आज चूंकि उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचना था तो सुबह से लगे रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी खुशी का कोई पारावार भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि रानी कमलापति का ये जो इनिशिएटिव है, ये योग संयोग कुछ ऐसा रहा कि वो इसके एक विनम्र सूत्रधार इस मायने में बन गए कि जो केबल स्टे ब्रिज था उसका नाम जो कमला पार्क के पीछे बना, बहुत सुंदर ब्रिज है। और रानी कमलापति की तस्वीर जो ग्वालियर के एक नामचीन मूर्तिकार हैं प्रभात राय जी, उनके माध्यम से बनी। तो वो जो, जैसे कि आप देखिए कि कई बार भविष्य की तस्वीर अतीत में ही तैयार हो जाती है। तो पूर्व महापौर के नाते बड़ा संतोष है। आलोक शर्मा जी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि शरद जी, मुझे बहुत संतोष है कि मैं अकिंचन जो भी अपने विनम्रता से प्रयास कर पाया वो परवान चढ़े, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उन्होंने एक लीड लेते हुए आगे बढ़कर और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो होना था कि गौंड रानी कमलापति का नाम। आलोक जी, ये कैसे याद करते हैं? मैं कल भी हमने इस बात को किया था कि आप कुछ भावुक भी हुए थे इस बात को लेकर, आपकी आंखों में नमी भी हमने देखी थी कि हमने जो प्रयास भोपाल के लिए किए और कई सारी कोशिशें आपने की भोपाल के उस प्राचीन गौरव को सामने लाने की। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा खुशी का क्षण है कि आज रानी कमलापति के नाम के ऊपर भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम हुआ। और जब खुशी जब बढ़ जाती है, जब देश के यशस्वी और दुनिया के सबसे सर्वशक्तिमान नेता नरेंद्र मोदी जी स्वयं भोपाल आते हैं। आज भोपाल में उनका बहुत ऐतिहासिक तरीके से स्वागत किया। जब मैं शहर का महापौर बना तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं विधायक नहीं बना या सांसद नहीं बना या अन्य जनप्रतिनिधि नहीं बना, अगर मुझे नियति ने शहर का प्रथम नागरिक बनाया है, मैं महापौर बनूं, तो वास्तव में इस भोपाल शहर का इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। मैं अपने बुजुर्गों से सुनता रहता था रानी कमलापति के किस्से, राजा भोज के किस्से, तब मैंने उस इतिहास की जानकारी ली। तब पता लगा कि रानी कमलापति का एक लंबे समय का जहाँ पे शासन रहा है। वास्तव में कहीं ना कहीं ये बात सही है और हमने पढ़ी भी है और सुनी भी है कि बलिदान कभी भी किसी महापुरुष का बेकार नहीं जाता। और 100 साल 200 साल 300 साल के बाद एक ऐसा कालखंड आया कि मेरा जन्म भोपाल के अंदर हुआ और रानी कमलापति की जी का मेरे को लगा कि आने वाली पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनकी प्रतिमा लगना चाहिए। उसके लिए मैंने भरसक प्रयास किए और जो भी हमारे सीनियर्स थे उनके साथ में मैं बैठा और रानी कमलापति जी के इतिहास को मालूम किया। और एक बड़ी प्रतिमा रानी कमलापति जी की हमने, जो कि उन्होंने एक अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खान था, जो एक लुटेरा था, जो कि भोपाल आया था और वो गलत नीयत रानी कमलापति के प्रति रखता था। और उन्होंने उस कमला पार्क से अपने छोटे तालाब में जोहर किया था 5 अपनी दासियों के साथ। उस घटना को बड़ा मार्मिक दृश्य था। जब मैंने उस चीज़ को सुना तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि शहर के महापौर के नाते हम कई महापुरुषों की प्रतिमा लगाते हैं। जब इस शहर को राजा भोज की प्रतिमा लग चुकी है तो इस शहर में रानी कमलापति की प्रतिमा लगना चाहिए। और रानी कमलापति की प्रतिमा हमने छोटे तालाब के ऊपर लगाई। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने इसका अनावरण किया। और वास्तव में वो प्रतिमा आने वाले समय में हमारे यूथ को एक प्रेरणा देने का काम करेगी, भोपाल के इतिहास को बताएगी। आज उनके लिए रेलवे स्टेशन का नाम भी हो गया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम रानी कमलापति की जन्म जयंती को भी और उनकी पुण्यतिथि को भी हम लोग आने वाले समय में कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो राजा महाराजा रहे, राजा भोज हों, रानी कमलापति हों, उनके इतिहास में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रत्यावंश, कईयों का भी जो राज रहा है वो भी सामने जनता के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, और उस वक्त आपने भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर ये कितना बड़ा एक विषय बनेगा कि प्रधानमंत्री भी बहुत गौरव से इसको याद करेंगे, मुख्यमंत्री उस नाम को आगे बढ़ाएंगे और वो तत्काल स्वीकृत होगा। मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी
तमाम जो बड़े नेता रहे, विष्णुदत्त शर्मा जी, तमाम लोग लगे रहे। बहुत महत्वपूर्ण ये पहल है। मैं आऊँगा आपकी तरफ, एक छोटी टिप्पणी पौराणिक जी की ज़रूर, संदीप जी की मैं इस पर लेना चाहूँगा। जनजातीय गौरव और जनजातीय गौरव से, जैसा हमने पहले भी बात की थी, कि एक राजनीतिक गौरव भी बात महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझा है कि इस वर्ग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मान बिंदुओं से जुड़ती हैं सीधे तौर पर, क्योंकि आदिवासी समुदाय एक भावुक समुदाय भी है जो अपने प्रतीकों और अपने मान बिंदुओं से बहुत गहरा जुड़ा है। तो बीजेपी ने पहले इस चीज़ को स्टडी करके समझा कि जो आदिवासी महापुरुष हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनको ऊपर लेकर आएं और उसी के साथ इस वर्ग के विकास की ढेर सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का आरंभ करें। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक आइडियल कॉम्बिनेशन। संदीप जी। शरद जी, पहले तो आप किसी को भावनात्मक तौर पर जीत सकते हैं, फिर उसको आप सुविधाएं देके जीत सकते हैं। ठीक बात। तो जहां तक हम बीजेपी की रणनीति को देखते हैं, देखिए राजनीतिक दल है तो वो सत्ता हासिल करना उसका लक्ष्य है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसका लक्ष्य है जनता का विकास और उसको सुविधाएं देना। बीजेपी की नजर में हमेशा ये रहा है कि जो अनुसूचित जाति वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत जो उसके प्रतिमान हैं उनको सम्मान देना शुरू किया। तो जब उसके समाज के पूर्वजों को सम्मान मिलेगा तो वो वर्ग उसकी तरफ बढ़ेगा। और दूसरी तरफ योजनाओं की शुरुआत, जैसे घर तक राशन, अगर हम आदिवासी इलाके में जाते हैं शरद जी, तो मजरे टोले ऐसी जगह है जहां सड़क भी नहीं है, वो बेचारे अनाज लेने नहीं आ पाते, राशन लेने नहीं आ पाते। ये एक बड़ी योजना है जो घर तक राशन भेजने की है। मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी के प्रतिमान के जरिए और रोटी के जरिए उसके और करीब पहुंचेगी बीजेपी, इस योजना के जरिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने बहुत सुंदर बात कही कि पहले आप किसी के दिल में पहुंचिए, फिर उसके बाद उसकी वेल बीइंग या उसके कल्याण के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों की तरफ बढ़िए। आलोक जी, मुझे याद आता है कि महापौर रहते हुए आपने अमेरिका का विजिट भी किया था। आज आपने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तस्वीर भी देखी है। बड़ा गौरव भी आपने अनुभव किया होगा कि वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो अब तक हम यूरोप में, अमेरिका में और उनसे तुलना करते थे, वो अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के विजन के तहत अब, और भोपाल इसमें पायनियर बना है। भोपाल सबसे महत्वपूर्ण बना है। देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल में है। जी देखिए, कई बार जब हम लोग विदेश जाते हैं और विदेश के में जाकर वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हमारा देश भी कब विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। और आज कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश में कई प्रधानमंत्री हुए हैं परंतु वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि उनकी जो स्मार्ट सोच है उसकी तरह आज हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, आज हमारा भोपाल बढ़ रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे ग्लोबल सिटी की बात करें, चाहे हम हेरिटेज सिटी की बात करें, चाहे हम डिजिटल सिटी की बात करें, आज स्वच्छता की भी बात हम करते हैं। जब स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने की थी तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी, कहीं साफ सफाई हो सकती है, कहीं कचरे के ढेर हट सकते हैं, परंतु वास्तव में इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया था। और आज लगातार उस दिशा के अंदर कई देश के शहर उतरे। उसके लिए नगरीय जो विकास मंत्रालय उसने प्रतिस्पर्धा आयोजित की, कॉम्पिटिशन किया। हमारा भोपाल शहर भी एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया और हमारा भोपाल लगातार साफ सफाई व्यवस्था में देश में दूसरे नंबर के ऊपर आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमारे भोपाल को मिला है। वो कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट सोच को कहीं ना कहीं दर्शाता है। और निश्चित रूप से इसको लेके हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश के युवाओं में काफ़ी एक उत्साह है कि कहीं ना कहीं आज हमारा देश भी और हमारा प्रदेश भी, हमारा भोपाल भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सोच की तरफ बढ़ रहा है। संदीप जी, क्या आप इसको भी कुछ संयोग देखते हैं कि एक तरफ जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में जो मनाया गया, भगवान बिरसा मुंडा उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जो रहा वो दिल्ली के अलावा यहाँ रहा, भोपाल में, यहाँ से उन्होंने तमाम वो बातें की। और दूसरी तरफ एक आधुनिक भारत की तस्वीर का मंजर भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दूसरे कार्यक्रम में दिखा। तो क्या ये भी संदेश था कि पुरातन को हम सहेज कर रखेंगे, आधुनिक को भी इसके साथ समन्वित करके आगे बढ़ेंगे? शरद जी, आम मान्यता है कि आदिवासी बहुत पिछड़ा माना जाता है। ये कंट्रास्ट है चीजें। एक तरफ वो आदिवासी जो पिछड़ा माना जाता है, जिसने ट्रेन नहीं देखी, और दूसरी तरफ एक नई इमारत विकास की। तो ये एक गठजोड़ है
ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो पिछड़ा है, सबसे पीछे है, सुविधा विहीन है, उसी दिन हम एक नई इबारत लिख रहे हैं। तो ये दोनों का पुल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज का आयोजन है, ये पिछड़ों को गतिशील बनाने की दिशा में एक ब्रिज का काम करेगा और आने वाले समय में ये चीज़ें दिखेंगी। जी बिल्कुल, आपने ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की है कि दोनों का समन्वय हम लेकर चलेंगे और ये महत्वपूर्ण बात है। आलोक जी, ये भी मुझे स्मरण होता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसमें एक प्रधानमंत्री जी के हाथ से भी संभवतः लिया है आपने। किस तरह से उनकी विजन, उनकी दृष्टि को एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते बीजेपी के आप देखते रहे हैं? दिल्ली आना जाना, प्रधानमंत्री जितनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रुचि रहते हैं कि क्या नया मोबाइल आया है, क्या नया लैपटॉप है, कंप्यूटर में क्या नई चीज़ आई है, इस समय क्या नई तकनीक है दुनिया में, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, कैसे हम वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को भारत में लेकर आएँ, ये भी जो उनकी दृष्टि है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से शरद जी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं युवा सोच को आगे ध्यान में रखकर ही इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए आज हर युवाओं के अंदर नरेंद्र मोदी जी का क्रेज है, क्योंकि आज दुनिया में जो चल रहा है उसको सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट अगर मैं समझता हूँ अगर हमारे देश में हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। कई हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, परंतु एक स्मार्ट जो विजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को कहीं ना कहीं हमको नहीं मिला। और कई प्रधानमंत्री, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी, कई भ्रष्टाचार हमने, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चीनी घोटाला हो, यूरिया घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चारों तरफ घोटाले के ही समाचार मिलते थे। हम 2014 के पहले का भारत देखें, वो 2014 के बाद के अगर हिंदुस्तान की अगर हम कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं हर देशवासी के मन में यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान, स्पेन, कनाडा कहीं जाते हैं और जब उनका वहाँ पे रेड कारपेट बिछाकर स्वागत होता है तो कहीं ना कहीं हर देशवासी का, हर भारतवासी की छाती 56 इंच चौड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारा देश एक विकास के पथ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप जी, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप तमाम चीज़ों के साथ, जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, चुनाव में सफलता हासिल करना भी उसका मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी के आगे की स्ट्रैटेजी आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि जनजाति गौरव दिवस और 2018 से ही मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम है और आप बखूबी वाकिफ़ी हैं इससे, और आलोक जी भी इसको बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि वो उस पार्टी में हैं जिसने पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय समुदाय के बीच में, वंचित वर्ग के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संगठन है अद्भुत काम किया है। ये लगातार ये बात सामने आती है और ये दावा भी सामने आता है जिसके लिए संघ अपनी तरफ से क्लेम नहीं करता, लेकिन ये बात कही जाती है कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का जनाधार व्यापक हुआ है उसके पीछे संघ के सेवा कार्य जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब एक सेवा, समन्वय और इसी के साथ राजनीति में सफलता। शरद जी, बीजेपी, मैंने जैसा अभी आपसे पहले भी कहा था कि बीजेपी इस समय से 2 दशक आगे की सोच के चलती है। बीजेपी लंबे समय से इस बात का महसूस भी कर रही है और हमारे सामने नतीजे गवाह हैं 2013 और 2018 के। मध्य प्रदेश के ही हम नतीजे ले तो जो सीटें हैं जो 2013 मिली थी वो 2018 में घट के आधी हो गई थी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की। तो बीजेपी की नज़र में वो वोट बैंक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 20% और देश में 10% अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक है। लिहाजा कोई भी राजनीतिक दल हो, जब बीजेपी के पास आरएसएस जैसा संगठन है जो समाज के बीच जाके काम कर रहा है, उसे लोगों का स्नेह मिलता है और वो लोगों के बीच जाके उनकी मदद करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस राजनीतिक दल के पास एक ऐसा संगठन हो जो समाज के लिए काम कर रहा है, तो वहाँ समाज में आरएसएस काम कर रहा है और राजनीतिक तौर पर बीजेपी जनता के लिए काम कर रही। तो ये एक समन्वित प्रयास है और मुझे लगता है कि ये तैयारी कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 और 2029 की भी है कि जो वोट बैंक अनुसूचित जाति का अब तक कांग्रेस का माना जाता रहा है वो आने वाले समय में बीजेपी का हो जाए तो उसके लिए सत्ता का रास्ता जो अभी है वो और आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत कम वक्त है मेरे पास, ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आलोक जी की एक रिएक्शन लूंगा। आलोक जी, भोपाल के पुराने गौरव को जिस तरह आपने महापौर रहते हुए निरंतर प्रयास किए, किसी भी शहर का जो वास्तविक तस्वीर है, अगर हम अपनी अतीत की इमारत पर नहीं, उस पर अपनी नींव नहीं खड़ी करेंगे तो भविष्य भी
बुलंद नहीं हो सकता है। किस तरह का ये अनुभव रहा, क्या कठिनाइयाँ और चुनौती रही? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं चाहता हूँ किसी भी शहर का आईना उसका रेलवे स्टेशन होता है, उसका बस स्टैंड होता है। हमारा भोपाल को ताल तलैयाओं के नाम से जाना जाता है और आज पूरे देश और दुनिया के अंदर उसकी पहचान ताल तलैयों के शहर में है। और ऐसे समय में राजा भोज जिन्होंने कि इतना बड़ा तालाब बनवाया, रानी कमलापति जिन्होंने कि इस तालाब के अंदर कई प्रकार की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि रानी कमलापति के लिए और राजा भोज के लिए भोपाल में एक शोध संस्थान की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि भोपाल का जो बड़ा तालाब है इसमें कहीं ना कहीं पुरातत्व हमको एक जानकारी मिली है कि जिसमें वैदिक नगर भी आज भोपाल के बड़े तालाब में बसा हुआ है और उसके भी कई इमेजिंग फोटो हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं और मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे भोपाल का जो बड़ा तालाब है, जो इस शहर के प्राण है, इस शहर की धरोहर है, इस शहर की लाइफ लाइन है, अगर उसमें वैदिक नगर बसा हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं खोज हमको करना चाहिए, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का कार्य करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आलोक जी, और ये पर्यटन के भी वो दिलचस्प पहलू हैं जो भोपाल, जो कि एक बहुत खूबसूरत शहर है, जैसा आपने हमें बताया कि स्वच्छतम राजधानी का खिताब आपके महापौर रहते हुए इस शहर को मिला है। आपकी भी कोशिशें पूरी आपकी नगर निगम की विनम्र पहल के साथ इसमें शामिल है, चाहे वो शीर्ष अधिकारी हों, तमाम लोग हों। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राचीन गौरव को वर्तमान में भविष्य के लिए सहेज कर रखें। तो ये पर्यटन की दृष्टि से, अपने अतीत की तरफ मुड़कर गौरव से अपने को निहारने की दृष्टि से और उससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए